आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। और सबसे पहले मैं अपनी ओर से और अपने पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करना चाहूँगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम के सम्मानित उद्घाटनकर्ता जो कि आज हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के भी प्रभार में हैं, प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार सिंह सर का। और आप सबों से अनुरोध होगा तो आप लोग जानकारियों के साथ सर के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। और मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि इतनी व्यस्तता के बावजूद आपने हमारे लिए समय निकाला और विश्वविद्यालय जाने से पहले भी आप सीधे हमारे महाविद्यालय में आए। और इसके पूर्व सहरसा में आपका एक महाविद्यालय का निरीक्षण था जो कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। इसके बावजूद आपने हमारे लिए समय निकाला, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं अपने ओर से और पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से। और मैं आप सभी विद्यार्थियों का जो कि हमारे प्रथम सेमेस्टर में नामांकित हुए हैं, मैं आप सबों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबों का अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपने टीपी कॉलेज मधेपुरा में अपना नामांकन कराया है, क्योंकि हमारा यह महाविद्यालय जिस मनीषी ने स्थापित किया है, हमारे स्वनाम धन्य श्री कीर्ति नारायण मंडल जी, उनके बारे में आप लोग धीरे धीरे जानेंगे। और तब आपको गर्व होगा कि हम ऐसे महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं जहाँ पर कीर्ति बाबू की तपस्या, उनके त्याग और उनकी प्रेरणा हमें हमेशा मार्गदर्शन देती है, हमेशा प्रेरित करती है। इसलिए मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे माननीय उद्घाटनकर्ता, हमारे आज के अध्यक्ष हमारे मिथिलेश बाबू, आज के हमारे कार्यक्रम के आयोजक हमारे गुड्डू सर, और अब जो स्टूडेंट भी चाहें सभी लोग से अनुरोध है सबसे पहले हमारे कीर्ति बाबू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। साथ ही साथ सुप्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजम एवं वशिष्ठ नारायण सिंह के भी चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने की इच्छा करें। और मैं अपने विद्यार्थियों को बताऊं, कीर्ति बाबू ने अपनी पूरी संपत्ति टीपी कॉलेज और बगल के पार्वती कॉलेज और ऐसे ऐसे दर्जनों शिक्षण संस्थानों के निर्माण में अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। और खुद वो देख रहे हैं कि किस तरह से एक फकीर की तरह, सिर्फ जैसे गांधी जी एक तमछा और एक अंगोछे में रहते थे, उसी तरह से उन्होंने वस्त्र धारण किया और सैकड़ों एकड़ जमीन उन्होंने टीपी कॉलेज, पार्वती कॉलेज और ऐसे ऐसे लगभग 2-3 दर्जन संस्थानों की स्थापना में उन्होंने दान कर दिया। वे शिक्षा क्षेत्र के दधीची माने जाते हैं, इनके बारे में आप सबको जानना चाहिए। और हमारे लिए गौरव की बात है, वे हमारे महाविद्यालय के संस्थापक हैं। और आज अगर बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में स्थापित हुआ है, तो इसका भी श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वह कीर्ति नारायण मंडल को जाता है। क्योंकि अगर कॉलेज और पार्वती कॉलेज नहीं होता तो मधेपुरा में यह विश्वविद्यालय भी नहीं बनता। और आप लोगों को जान करके यह गर्व होगा कि ये बीएन मंडल विश्वविद्यालय जब 1992 में स्थापित हुआ तो उस विश्वविद्यालय का कार्यालय भी हमारे टीपी कॉलेज के ही प्रिंसिपल चैम्बर से चलता था। यहीं पर वह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। और जब 26 जनवरी 1992 को जो झंडोत्तोलन हुआ, बीएन मंडल विश्वविद्यालय का पहला झंडोत्तोलन, तो वह भी इसी टीपी कॉलेज के परिसर में हुआ। और वह झंडोत्तोलन हमारे ही महाविद्यालय के तत्कालीन प्रधानाचार्य, जो कि इस बीएन मंडल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति हुए, संस्थापक कुलपति हुए, प्रोफेसर डॉक्टर रमेंद्र कुमार यादव रवि, उन्होंने ही वो झंडोत्तोलन किया। तो यह टीपी कॉलेज के लिए गौरव की बात है, हमारा ये गौरवशाली इतिहास है कि हमारे ही महाविद्यालय के प्रिंसिपल बीएन मंडल विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति हुए। और हमारे ही महाविद्यालय के संस्थापक ने इस बीएन मंडल विश्वविद्यालय के लगभग 5-7 कॉलेज, जो कि टीपी कॉलेज देख रहे हैं, बगल में पार्वती कॉलेज है और कई एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उन सबों की स्थापना की है, जिसके कारण यह बीएन मंडल विश्वविद्यालय बन सका। तो यह सब हमारे लिए गौरव की बात है। और भी बातें आप लोग जानेंगे। हमारे महाविद्यालय के कई शिक्षक और कई प्रधानाचार्य बाद में भी
कुलपति के रूप में इस विश्वविद्यालय में पदस्थापित हुए और उन्होंने कुलपति के पद को सुशोभित किया, जिसमें मैं जरूर नाम लेना चाहूँगा श्रद्धेय प्रोफेसर महावीर प्रसाद यादव सर का नाम, जो कि हमारे मधेपुरा के पूर्व सांसद भी थे। हमारे रवि बाबू भी यहाँ के पूर्व सांसद भी थे लोकसभा के, और राज्यसभा के भी पूर्व सांसद थे। और साथ ही साथ महावीर प्रसाद यादव जी, जो कि हमारे महाविद्यालय के ही प्रधानाचार्य थे, वो भी हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति हुए और इसी कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। आप लोग जब जाएंगे प्रधानाचार्य के चैम्बर में तो आप उनका नाम देखिएगा, आपको गर्व होगा। उन्होंने भी हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति के पद को सुशोभित किया। और उसके बाद हमारे ही महाविद्यालय के शिक्षक जय कृष्ण बाबू भी हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति हुए। साथ ही साथ हमारे मलय कुमार चटर्जी साहब भी यहाँ के प्रथम रजिस्ट्रार हुए थे और उनको कुलपति का भी प्रभार मिला था। और साथ ही साथ अभी हाल में ही कुछ दिनों पूर्व ही हमारे महाविद्यालय के ही एक शिक्षक और हमारे ही महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर RKP रमन सर अभी हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तमाम बातें हमारे इस टीपी कॉलेज के लिए गौरव की बात है और आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आपने इस महाविद्यालय में नामांकन किया है। इसलिए मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे माननीय आज के उद्घाटनकर्ता महोदय का अंग वस्त्रम एवं पुष्पगुच्छ से सम्मान करेंगे हमारे आज के प्रधानाचार्य मिथिलेश कुमार हरिवर्धन साहब एवं हमारे विभागाध्यक्ष गुड्डू जी। सर आप लाइट आ रहा है। है कि आप हमारे महाविद्यालय में आए हैं और मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि सर आज हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति के भी प्रभार में हैं और हमारे विश्वविद्यालय में जो वरीयता क्रम होता है पदाधिकारियों का, सबसे पहले माननीय कुलपति होते हैं, उसके बाद माननीय प्रतिकुलपति होते हैं और उसके बाद जो सबसे बड़ा पद होता है वो अध्यक्ष छात्र कल्याण का होता है। हमारे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष छात्र कल्याण के रूप में भी लंबे समय से आप कार्य कर रहे हैं, जिसको हम लोग DSW बोलते हैं, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर। और इसके पहले आप हमारे विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो कि शैक्षणिक जगत का सबसे बड़ा पद होता है। और साथ ही साथ आप राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। और अगर आप लोग सोशल मीडिया के प्रति जागरूक होंगे, फेसबुक आप लोग चलाते होंगे, तो आप अगर उसमें सर्च कीजिएगा प्रोफेसर राजकुमार सिंह और आप उसमें देखिएगा, आपको प्रत्येक दिन सर का कोई ना कोई आर्टिकल न केवल हमारे भारत में बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और कई देशों से, अमेरिका, विभिन्न जगहों से सर का प्रत्येक दिन कोई ना कोई आलेख जो कि पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ, और आजकल सर की बड़ी कृपा है कि खास करके मोटिवेशनल आर्टिकल जो कि युवाओं को प्रेरित करती हैं, जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल, इन तमाम एस्पेक्ट्स पर आप लगातार अपना लेखन कर रहे हैं। और हमारे लिए गौरव की बात है कि कुछ दिनों पूर्व ही आपकी 25वीं पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो अब मैं आप समझ से अनुरोध करूंगा कि सर के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और आपके जैसा व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति जो कि आज एकेडमिक दुनिया में प्रवेश करने जा रहा है, आपका आज प्रवेश है, दीक्षारंभ है, स्नातक का प्रथम कक्ष है, तो ये आपके लिए यह भी एक गौरव की बात है, उस प्रथम दिन आपको इस महापुरुष के दर्शन हो रहे हैं। तो आप सौभाग्यशाली हैं। आप जब बड़े पदों पर जाएंगे तो आपके लिए वो गौरव की बात होगी कि जब आपका पहला कक्षा हो रही थी आपकी, जब आपका दीक्षारंभ हो रहा था, तो आपके दीक्षारंभ कार्यक्रम में प्रोफेसर राजकुमार सिंह जैसे विद्वान और चरित्रवान व्यक्ति आपके बीच उपस्थित हुए थे। यह आप लोगों के लिए गौरव की बात है। तो मैं स्वयं आपको बताऊं कि मैंने TNV कॉलेज भागलपुर से अपनी पढ़ाई की है, जो कि न केवल बिहार का बल्कि पूरे देश का एक महत्वपूर्ण कॉलेज है।
और 1883 में ही स्थापित हुआ है। लेकिन अब मुझे भी याद नहीं है कि वहाँ पर कोई दीक्षारंभ कार्यक्रम हुआ था और पहली कक्षा में क्या हुआ था, आज तक मुझे याद नहीं है। वैसी कोई विशेष बात नहीं हुई थी। लेकिन आपके लिए गौरव की बात है जब आप पहली कक्षा में आप आ रहे हैं, दीक्षारंभ हो रहा है, इतने बड़े विद्वान का आपको दर्शन हो रहा है, उनके बातों को सुनने का, उनसे प्रेरणा लेने का आपको अवसर मिल रहा है। और इसके लिए अगर मैं अपने मित्र एवं छोटे भाई की तरह जो हमारे साथ दिन रात रहते हैं और मेरे अभिन्न हैं लेफ्टिनेंट गुड्डू कुमार, उनको अगर मैं धन्यवाद नहीं दूं, उनको अगर बधाई नहीं दूं, तो यह मेरे लिए कृतज्ञता होगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि हमारे केपी कॉलेज में 15 विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है, लेकिन शायद ही कोई विषय है जिसमें दीक्षारंभ कार्यक्रम होता है। तो मैंने जैसे पहले आपको कहा, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने BN मंडल विश्वविद्यालय में टीपी कॉलेज में आपका नामांकन हुआ है। उसी तरह से आप दूसरे इसलिए भी सौभाग्यशाली है कि आपने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में नामांकन किया है, जिसमें गुड्डू जैसे समर्पित शिक्षक हैं। 15 विभाग यहाँ पर चलता है स्नातकोत्तर में, लेकिन मुझे याद नहीं है कि किसी विभाग ने कोई दीक्षारंभ कार्यक्रम आज तक किया हो। लेकिन मैं गुड्डू सर के दीक्षारंभ कार्यक्रम में हम बोलता है 4वीं-5वीं बार आ रहा हूँ इस 4-5 साल के अंदर में। तो आपके लिए यह भी एक खुशी की बात है कि आपको गुड्डू सर जैसे शिक्षक मिले हैं। और मैं आप लोगों को बधाई भी देता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले तक कल तक आपके गुड्डू सर आपके लिए आधे ही उपलब्ध थे। मात्र 3 दिनों के आपके शिक्षक थे वो। 3 दिनों आपको भटकना पड़ता इधर उधर रोड पर। कोई आपका कक्षा लेने वाला, कोई आपका अभिभावक, कोई आपका शिक्षक, कोई आपका गार्जियन इस कॉलेज में डायरेक्ट नहीं था। प्रिंसिपल साहब तो है ही सबके गार्जियन, लेकिन आपका अपना गार्जियन जो आपका विभागाध्यक्ष है वो कल तक आपके लिए 3 ही दिन उपलब्ध था। 3 दिन वो आपके पास नहीं था। अगर आप लोग को मालूम हो, 3 दिनों के लिए ये आपसे बहुत दूर 5 किलोमीटर दूर नए कैंपस में रहते थे। लेकिन माननीय प्रभारी कुलपति महोदय के आदेश से आज से ही गुड्डू सर आपके लिए फुल टाइम आ गए हैं। आपके लिए पूरे समय के लिए गुड्डू सर आ चुके हैं। और मुझे जो आने में विलम्ब हुआ वह भी इसलिए हुआ कि उस जो पत्र हम लोगों ने कल ही गुड्डू सर के लिए जारी किया था, उसमें हम लोग पत्रांक नहीं दे पाए थे कल। और मुझे लगा अगर बिना पत्र जारी किए हम जाएंगे तो गुड्डू पता नहीं हमको झाड़ उड़ देगा। छोटा भाई है, उसका अधिकार है। इसलिए मैंने पहले उसके व्हाट्सएप पर वो पत्र भेज दिया चुपचाप। उसके बाद मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ। और मेरे माननीय कुलपति महोदय की सहृदयता देखिए। जैसे वो आप देख रहे होंगे हमसे बातचीत कर रहे थे मंच पर, जैसे ही वो हमसे बातचीत कर रहे थे तो पहला लाइन उन्होंने हमसे यही पूछा कि गुड्डू का पत्र निकल गया ना। तो मैंने सर को कहा कि सर मैंने उसके व्हाट्सएप पर भेज दिया है, लगता है उसने अभी तक देखा नहीं है। तो ये हमारे माननीय कुलपति महोदय की सहजता है, सरलता है। इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद, इतने बड़े पद पर होने के बावजूद जरा सा भी अहंकार इनको छू करके भी नहीं निकल पाती है, इनसे कोसों दूर ही रहती है। मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए माननीय प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार सिंह सर को। और हमारे आज के प्रधान चलता है बार बार। बहुत आभार व्यक्त करते हैं परम आदरणीय आज के प्रधानाचार्य मिथिलेश बाबू के प्रति। और मैं गुड्डू जी से अनुरोध करता हूँ कि आप आएँ और विधिवत हमारे प्रधानाचार्य महोदय एवं हमारे आज के माननीय उद्घाटनकर्ता महोदय का विधिवत स्वागत करें। गुड्डू जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के कुलपति महोदय, आज के प्रधानाचार्य महोदय और आज के कुल सचिव, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी और पूरी कॉलेज आपके सामने है। आज की चार्ज में सर कुल सचिव के चार्ज में है, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी आपके सामने है। मैं पूरे गणित विभाग, मतलब आप सभी की तरफ से मैं आप सबका प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैथमेटिक्स के लोगों को शायद बहुत बढ़िया बोलना नहीं आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया कोई कार्यक्रम आयोजन करना नहीं आता है। मेरे हर कार्यक्रम के सहभागी होते हैं हमारे बड़े भाई डॉक्टर सुधांशु शेखर सर। मेरा कोई भी कार्यक्रम इनके बिना अधूरा नहीं है। ये है तो कार्यक्रम पूरा है, नहीं है तो कार्यक्रम जीरो है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, आपको पिछले 1-1.5 घंटा भी इस बात की फील आ गई होगी। जब मैं अकेले था तो मैं कहाँ पर था, सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर था, सब्जेक्ट इधर उधर नहीं गया था। सर आए, माहौल बन गया। क्या गलत बोल रहे हैं? तो मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, आप सबों को मैं अपने तरफ से, पूरी यूनिवर्सिटी टीम के तरफ से, प्रधानाचार्य महोदय, कॉलेज प्रशासन की तरफ से आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं अपनी जो पीपीटी था, जो मैं आपको बता रहा था, वो सर मैं आधा कर चुका हूं, आधा मैं फिर करूंगा कंटिन्यू, ठीक है। सर को काफ़ी काम होगा, इसलिए मैं सर के निर्देशानुसार मैं पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू सर। और मैं पुनः अपने सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं आज के इस दीक्षारंभ कार्यक्रम के लिए। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हमारे माननीय कुलपति महोदय, जिन्होंने कि वर्तमान में हमारे विश्वविद्यालय का प्रभार ग्रहण किया है, जो कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के भी कुलपति हैं, प्रोफेसर राजनाथ यादव सर, उनकी जो सारी प्राथमिकता है वो कक्षा संचालन पर ही है। आप लोगों ने अगर पिछले दिनों अखबारों में देखा होगा तो उनका पूरा जोर है कक्षा अच्छी तरीके से संचालित हो, और खास करके नई शिक्षा नीति और ये जो CBS प्रणाली जो लागू हुई है कर्नाटक में, इसको अच्छे तरीके से BN मंडल विश्वविद्यालय इम्प्लीमेंट करे और इसमें बिहार में अपना एक स्थान बनाए, यह हमारे माननीय कुलपति महोदय की प्राथमिकता है। तो जो हमारे गार्जियन की प्राथमिकता है, हम सबों की यह जिम्मेवारी है कि हम उसको पूरा करें, तभी हमारी उनके प्रति सबसे बड़ी जो उनके भावनात्मक जो उनका एक सम्मान है, वही उनके लिए हमारा सबसे बड़ा सम्मान होगा कि वो जो चाहते हैं उसको पूरा करने में हम सभी मदद करें। तो आप सबों की भी ये जिम्मेवारी है कि आप इस CBCS को अच्छे तरीके से समझें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुराना सिस्टम था कि हम कक्षाओं से दूर रहते थे और सिर्फ डिग्री के लिए जोर देते थे, उसको आप भूल करके आप कक्षाओं को प्राथमिकता दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप कक्षा में आएँ। और हम लोग आगे चाहेंगे कि गुड्डू सर के सहयोग के लिए भी हम लोग माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करेंगे, एक और शिक्षक आप लोगों को मिले और आप लोगों की नियमित रूप से ठीक तरीके से कक्षाएं संचालित। शिक्षक नहीं चाहिए लगता आप लोगों को? ताली नहीं बजाइए आप लोग। अकेला बच्चा कितना पढ़ाएगा? समझ रहे हैं? इंटर से लेके PG तक की पढ़ाई होती है, ये अकेला कितना पढ़ाएगा? नहीं। तो मैं चाहूँगा कि अपने माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध भी करूँगा, हमारा प्रीमियर कॉलेज है, सबसे महत्वपूर्ण कॉलेज है BN मंडल विश्वविद्यालय का, और ये विभाग सर सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले भी बताया कि एक भी विभाग 15 विभाग में से कोई दीक्षारंभ नहीं करता है, और यह विभाग सर लगातार कार्यक्रम करता है, विद्यार्थियों को मोटिवेट करता है। सर व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया है, हमेशा तत्पर रहते हैं विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए। तो निश्चित रूप से इनको एक सहयोगी की ज़रूरत है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे कुलपति महोदय उसको पूरा करेंगे। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, सिर्फ लाइन का इंतजार कर रहा था, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने आज के कार्यक्रम के उद्घाटन करता, जिनके बारे में हमने पहले ही बताया कि ज्ञान एवं चरित्र दोनों का जो एक संगम होता है, उसके प्रतिमूर्ति हैं प्रोफेसर राजकुमार सिंह सर। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आएँ और विस्तार से अपनी बात रखें। प्रोफेसर राजकुमार सिंह।
गया। आज के इस आयोजन के लिए सबसे पहले मैं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य मिश्रेश बाबू को और आपके गणित के विभागाध्यक्ष गुड्डू जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अभी जैसा कि मुझे मालूम हुआ, आपके विभाग में पहले से भी इस अवसर पर इस तरह के आयोजन होते रहे हैं। यह दूसरे विभागों के लिए, बल्कि मैं कहूँगा सभी विभागों के लिए, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगा, क्योंकि कहीं न कहीं विद्यालय में, महाविद्यालय में, विभाग में बच्चों का जो पहला दिन होता है उसका प्रभाव आजीवन रहता है। अब समय पहले से बहुत बदल गया है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, समाज में परिवर्तन तेजी से हो रहे हैं। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सबों को अपना काम करना है, आगे बढ़ना है। और यह 4 वर्षीय जो सेमेस्टर सिस्टम है उसके लिए आप शायद पहले बैच हैं 2023-2027, आपका पहला वर्ष 2023-2024 होगा। और इस तरह से एक घबराहट सी आपके मन में भी हो सकती है, लेकिन इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आप विद्यार्थी हैं, आपका मुख्य काम अध्ययन करना है और अब तक आप अध्ययन करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी अध्ययन करने का इरादा है। अब समय के हिसाब से, पॉलिसी के हिसाब से आपके हित में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। बिहार में ही नहीं, पूरे देश में यह महसूस किया जाता रहा है कि शिक्षक और छात्रों के बीच दूरी बढ़ती चली जा रही थी। विद्यार्थियों का संपर्क महाविद्यालय से कम होता था। लोग नामांकन के समय आते थे, फॉर्म भरने के लिए आते थे, फिर परीक्षा देकर डिग्री प्राप्त करते थे। अब वह समय नहीं है, अब समय बदल गया है और हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है उसका यह प्रयास है कि अधिक से अधिक सक्रियता हमारे छात्रों में रहे, शिक्षकों में रहे। और अब तक जो शिक्षा नीति होती थी उसका मुख्य केंद्र बिंदु शिक्षक हुआ करते थे। उनका वेतन कैसे बढ़ाया जाए, उनको अन्य सुविधाएं कैसे दी जाए, उनकी ट्रेनिंग कैसे हो। लेकिन अब जो यह नई शिक्षा नीति आई है, यह आपके लिए है पूरी तरह से। आपकी जो सोच है, आपकी जो कठिनाइयाँ हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इसमें सारे प्रावधान किए गए हैं, चाहे वह भाषा संबंधी हो, टेक्नोलॉजी संबंधी हो, परीक्षा संबंधी हो। एक समय था जब हम लोग एमए में पढ़ते थे, उस समय 2 वर्षों में एक ही बार एग्जाम होता था। हालांकि कक्षाएं नियमित रूप से चलती थी, हम लोग नियमित रूप से वर्ग में जाते थे, लेकिन परीक्षाएं 2 वर्ष में एक ही बार होती थी। फिर उसके बाद जो एमए का सिलेबस आया तो उसमें
2 वर्ष में 2 बार परीक्षा होने लगी। उस समय कोई CIA नहीं होता था और उसी तरह से, लेकिन बीच में यह महसूस किया गया कि छात्रों और शिक्षकों के बीच दूरी बढ़ती चली गई। लोग नामांकन ले लेते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं भी कमाने के लिए चले जाते हैं, कहीं कोचिंग में नामांकन लेते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं। अगर घर पर भी रहते हैं, उस शहर में भी रहते हैं, तो अपने महाविद्यालय में नियमित रूप से नहीं आते। और यह समस्या हर जगह की है, थोड़ी या बहुत। हो सकता है कि अपने प्रदेश में यह समस्या ज़्यादा गंभीर हो, लेकिन छोटे पैमाने पर ही यह समस्या हर जगह है। तो इसका निवारण किया गया। अब आप भी सेमेस्टर सिस्टम के दायरे में आ गए। ऐसे आपसे पहले कई वर्षों से स्नातकोत्तर की कक्षाओं में सेमेस्टर सिस्टम लागू है। वहाँ 2 वर्षों का कोर्स है, 4 सेमेस्टर हुए 6 महीने में, एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। वहाँ नियमित रूप से सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होती हैं। हर विश्वविद्यालय में परीक्षाएं कुछ विलम्ब से हैं, लेकिन औरों की तुलना में हमारे यहाँ विलम्ब कम है परीक्षाओं में। आप का जो यह सत्र है, तो ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए यह पहला सेमेस्टर है, और पहला सेमेस्टर है तो आप यह मान कर चलें कि आपकी भी परीक्षा हर 6 महीने में होगी। जो कुलाधिपति कार्यालय से जो बुकलेट या जो रेगुलेशन आया है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। कब आपसे आवेदन लिया जाएगा, कब आपकी कक्षाएं प्रारंभ होगी, कब आपका CIA होगा, कब आपकी परीक्षा विश्वविद्यालय लेगी और कब आपका परीक्षा फल प्रकाशित होगा। मैं देख रहा था कि 10 जनवरी 2024 तक आपका रिजल्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यह पहला मौका था। अपने विश्वविद्यालय में इसको अपनाने में थोड़ा विलम्ब हुआ, नामांकन में भी विलम्ब हुआ, और नामांकन में जो विलम्ब हुआ तो उसका खामियाजा विश्वविद्यालय को भी भुगतना पड़ा। आज की तिथि में भी हमारे यहाँ ग्रेजुएट लेवल में जितने सीट हैं, उससे करीब 5000 कम ही नामांकन के लिए आवेदन आए हैं। अभी मैं देख रहा था, EMI से बात किया तो 65-66 हज़ार जो सीट है हमारे यहाँ, उसके अगेंस्ट में अभी तक कभी करीब 22,000 छात्रों का नामांकन हुआ है पूरे विश्वविद्यालय में। 1/3 ही मान के चलिए। हम यह मानते हैं कि अब दूसरी सूची आएगी कुछ दिनों के बाद, फिर स्पॉट राउंड होगा, लेकिन सब मिलाकर भी हमको लगता है कि हम लोग 30-32 हज़ार जाते जाते नामांकन समाप्त हो जाएगा। वैसी स्थिति में सीट की तुलना में अगर कहें तो हमारा नामांकन 50% होगा एवरेज। यह बहुत ही कम है। दूसरे विश्वविद्यालयों में जहाँ यह व्यवस्था पहले हो गई, बहुत सारे हमारे छात्र वहाँ भी चले गए। बगल में पूर्णिया विश्वविद्यालय है और संयोग से अभी यहाँ के कुलपति के प्रभार में पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। उन्होंने बताया और अपने संभाषण में भी कहा कि वहाँ आपके बैच का अभी CIA हो रहा है, इसलिए कि CIA होने की भी तिथि निर्धारित है राज्यपाल सचिवालय से। नियमतः 4 जुलाई से आपका वर्ग प्रारंभ हो जाना चाहिए था। सारा डेट उसमें लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से भी देखें तो हम लोग विलम्ब से चल रहे हैं, लेकिन मेरा पूरा प्रयास होगा कि क्योंकि अभी आपका पहला बैच है, तो पहले आपसे पहले के जो बैच हैं जहाँ सेमेस्टर सिस्टम नहीं लागू है, उनकी परीक्षाएं तो थोड़ी आगे पीछे चल रही है, लेकिन आपकी जो परीक्षाएं होंगी
उसको हम लोग समय पर आयोजित करें। 10 दिन 20 दिन कोई परीक्षा आगे हो पीछे हो, CIA आगे हो पीछे हो, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा विश्वविद्यालय का कि जनवरी में आपका परीक्षा फल प्रकाशित हो जाए। इसलिए कि आप रेलवे में भी देखते होंगे कि जो गाड़ी सही टाइम पर चलती है उसको नहीं रोका जाता है, जो लेट चल रही है वही और लेट होती जाती है। तो इसलिए आपका यह पहला बैच है, फर्स्ट सेमेस्टर है, तो अभी से अगर हम लोग चाह लेंगे कि सब काम समय पर हो तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें बहुत परेशानी होगी। और फिर वह समय नहीं आएगा कि एक ही दिन नामांकन हुआ और उसी दिन छात्र ने फॉर्म भी भर दिया। यह किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। आपको भारी अच्छा लगता होगा क्योंकि आपको 2 दिन के बदले एक ही दिन महाविद्यालय आना पड़ेगा। आपके लिए यह सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन इसमें कई तकनीकी कठिनाइयाँ भी हैं। यह वैधानिक रूप से भी पूरी तरह से गलत है। तो इसलिए नामांकन प्रथम सूची का हो गया है, दूसरी सूची प्रकाशित होगी 3-4 दिनों में। तो मैं चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो पत्र के माध्यम से सभी विषयों में जहाँ जहाँ क्लासेस शुरू होने हैं या जहाँ जहाँ नामांकन हुए हैं सब जगह हम लोग क्लास प्रारंभ करा देंगे। अभी अगर क्लास प्रारंभ हो जाएगा तो मेरा ख्याल है कि दशहरा के बाद और दिवाली के बीच में हम आराम से फिर CIA की परीक्षा ले सकते हैं। कुछ गैप भी हो जाएगा, कुछ आपको सिलेबस की जानकारी भी हो जाएगी, कुछ पढ़ाई भी हो जाएगी, और फिर आगे आगे जैसे जैसे समय बीतेगा तो हम लोग उसी हिसाब से अपना काम करेंगे। और जनवरी तक मेरा प्रयास होगा या विश्वविद्यालय का प्रयास होगा कि आपका परीक्षा फल निकल जाए और सही समय पर, क्योंकि सेशन लेट की समस्या अपने यहाँ बहुत दिनों से है। 2 साल का कोर्स है, लोग 3.5 साल 4 साल में उसको पूरा करते हैं। तो यह कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। समय आप लोगों का बहुत कीमती है और इसलिए सब काम समय पर हो जाए। 2 साल का जो प्रोग्राम है वह 2 साल में ख़त्म हो, 3 साल का है वह 3 साल में ख़त्म हो। और अभी की जो शिक्षा नीति है वह आपको कई प्रकार की अन्य भी सुविधाएं देता है जो आपको 1986 में जो शिक्षा नीति लागू हुई थी उसमें नहीं थी। जैसे अभी आपको यह ऑप्शन है कि जब आप 2 सेमेस्टर पूरी तरह से पास कर लेंगे फुल क्रेडिट के साथ तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसको लेके आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी कोर्स कर सकते हैं, वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट का कोई कोर्स होगा उसको कर सकते हैं। ये इसलिए इसमें 3 एग्जिट पॉइंट दिए गए हैं जहां आप चाहे तो अपनी पढ़ाई छोड़कर, अगर आपको यह लगता है कि आपके लिए पढ़ाई सेकेंडरी है और आपके लिए पैसा कमाना ज़्यादा ज़रूरी है तो आप ब्रेक ले लेंगे। आपको वैसी टेक्निकल कोई ट्रेनिंग ले लेंगे, कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर लेंगे, फिर कहीं आप जॉब कर लेंगे और भविष्य में जब कभी भी आपको यह लगे कि अब हमें पढ़ाई कर लेनी चाहिए तो फिर वहाँ से आप पढ़ाई शुरू कर देंगे। क्योंकि पूरे बिहार में, पूरे देश में एक ही सिलेबस होगा, इसलिए आप कहीं से भी वह कोर्स कर लेंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अब तक यह है ना कि किसी कारण से अगर फर्स्ट ईयर हमने पास कर लिया, सेकेंड ईयर पास कर लिया और अगर फाइनल की परीक्षा नहीं दिए तो फिर प्रथम और द्वितीय ईयर जो आपने पास किया, आपने जो मेहनत की वह बेकार हो जाता है। इसलिए कि 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद बीच में आपको छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने पहले वर्ष की परीक्षा पास कर ली है तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। अगर आपने दूसरे वर्ष की परीक्षा पास कर ली है तभी आपको कोई प्रमाण पत्र, कोई कुछ भी नहीं दिया जाएगा आपको। यानी
उसका महत्व तब होगा जब आप तीसरे साल में भी परीक्षा देंगे और आप पास कर जाएंगे, तब आपको डिग्री मिल जाएगी। तो आज की तिथि में अब जिस कोर्स में आपका नामांकन हुआ है उसमें आपको यह सुविधा है, जो जरूरी हो, जब पढ़ना जरूरी हो आप पढ़ाई कीजिए, जब कमाना जरूरी हो आप कमाइए। फिर बीच में जब आपको ऐसा लगे कि नहीं अब कोई बहुत दिक्कत नहीं है, हमको पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए, तो जितनी पढ़ाई आपने पूरी कर ली है उससे आगे की पढ़ाई आप करेंगे। फिर अगर आपको दूसरे साल के बाद अगर ऐसा लगे कि नहीं अब हम कुछ दिन के लिए पढ़ाई रोक दें, तो दूसरा साल जब आप चौथा सेमेस्टर आप क्लियर कर लेंगे तब आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। आप फिर उसको लेके कहीं भी कोई आप अच्छी नौकरी में जा सकते हैं। यही नहीं, तीसरे वर्ष तो आपको डिग्री अभी भी मिलती है, लेकिन अभी की जो व्यवस्था है जब आप 6 सेमेस्टर पूरा कर लेंगे तो उसमें आपको ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। अभी तो कॉमन रूप से वही 3 साल वाला कोर्स है, हम सबों के दिमाग में है कि वही कोर्स है, उसके बाद ही बीए होगा, लेकिन उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि बीच में आप पढ़ाई छोड़ के और किसी स्किल डेवलपमेंट या कोई टेक्निकल प्रोग्राम में चले जाएं। यह स्कोप अब तक नहीं था, लेकिन अब यह आपको दे दिया गया है। यह सुविधाजनक है, इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। फिर चौथे साल में जब होगा, जब आप 6 सेमेस्टर 7.5 CGPA के साथ आप उत्तीर्ण होंगे, तभी आपका चौथे वर्ष में नामांकन होगा। फिर आपको 2 सेमेस्टर करना होगा और तब अगर दोनों सेमेस्टर आप पूरा कर लेंगे तब आपको फिर जो डिग्री मिलेगी वह ऑनर्स विथ रिसर्च होगा। उसमें आपको प्रोजेक्ट पूरा करना होगा, उसमें आपका डिसर्टेशन होगा, और यह तभी होगा जब आप 3 वर्ष तक जो आपकी परीक्षा हुई है उसमें आपका CGPA 7.5 होगा। तो यह तो एक क्रम है, आप 3 वर्ष में भी छोड़ सकते हैं। यहाँ तो आपको कई ऑप्शन मिला ना, आप 1 वर्ष के बाद भी सर्टिफिकेट लिए और कहीं जॉब में चले गए, 2 वर्ष में आप डिप्लोमा की डिग्री लिए कहीं चले गए, 3 वर्ष में आप डिग्री लिए विथ ऑनर्स कहीं चले गए। कहीं अगर कुछ नहीं हो रहा है तो अच्छे अंक अगर है तो आप चौथे वर्ष में भी आपने नामांकन लिया और तब आपको ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री मिल गई, और फिर तब आपका PhD में नामांकन डायरेक्टली हो जाएगा। अगर आप नहीं है 3 साल में ही अगर आपने ऑनर्स कर लिया है तो फिर आपको उसके बाद 2 साल का MA करना होगा, जो ऑप्शन आपके सामने खुला हुआ रहेगा। क्योंकि यह जितना कुछ संशोधन किया गया है तो ग्रेजुएशन के मामले में किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, और अगर आप ऑनर्स विथ रिसर्च करते हैं तो वैसी स्थिति में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का हो जाएगा। तो टोटल जो समय है वह 5 साल ही लगेगा, या तो 3 साल प्लस 2 साल और नहीं तो 4 साल प्लस 1 साल। टोटल समय में बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन इसमें और भी ऐसी कई सारी सुविधाएं दी गई हैं नई शिक्षा नीति में। जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको अधिक बढ़ावा दिया गया है। आप पर हो सकता है कि उसका प्रभाव पड़े भी नहीं भी पड़े, लेकिन यह कहा गया है कि 1 से 5 तक की जो शिक्षा हो कम से कम कंपल्सरी रूप से वह क्षेत्रीय भाषाओं में ही दी जाए। इसका कारण यह होता है कि बच्चे जब स्कूल में आते हैं, जब नर्सरी में होते हैं, LKG में होते हैं, UKG में होते हैं, पहले क्लास में, दूसरे क्लास में, तीसरे क्लास में, तो वैसी स्थिति में वो उस भाषा को
ज़्यादा समझते हैं जो भाषा उनके घर में बोली जाती है, जो भाषा उन्होंने अपने माँ बाप से सीखी है, बुजुर्गों से सीखी है, समाज में सीखी है, परिवार में सीखी है, पड़ोसियों से सीखी है। तो उस भाषा में अगर उनको शिक्षा दी जाए तो वह उनको जल्दी समझ में आएगा। इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं को अधिक से अधिक प्रमुखता दी जाए, खासकर स्कूल एजुकेशन में। फिर स्कूल एजुकेशन को भी अपने यहाँ बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता, जैसा कि हम देखते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे आपके मानसिक विकास का सवाल है, तो वह क्रम पूरा जीवन नहीं चलता है। हमारा मानसिक विकास उसी समय से शुरू हो जाता है जब हम माँ के गर्भ में होते हैं। हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है वह वहीं से शुरू हो जाता है। और समझिए कि 50-60% जो मानसिक विकास है वह 6-7वां क्लास जाते जाते हमारा हो जाता है। मूल रूप से जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारे विचार है, जो हमारे ग्रहण करने की शक्ति है, इन सारी चीज़ों का विकास बचपन में हो जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि अब जो स्कूल में टीचिंग है उसके मेथड्स भी बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। उन्हें किताबी शिक्षा तो देना ही है, लेकिन उसके अलावे किताब में जो बातें लिखी हैं उनको एक्टिविटी के माध्यम से भी बताना है, उनको इन्वॉल्व करना है। तो इसलिए आपको इन्वॉल्व करने की जो बात है खास करके स्कूलों में, तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है, जो किताबी ज्ञान के अतिरिक्त है और आवश्यक है, उसकी तरफ अब ज़्यादा जोर दिया जाता है। पहले की स्थिति नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी भी ऐसी है जो हमें पढ़ाई में बहुत मदद करती है, हायर एजुकेशन में भी और किसी भी लेवल के एजुकेशन में। आपके पास मोबाइल होगा और उसमें अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी दोनों बातें हैं। अब यह आप पर है कि आप उसमें से क्या सीखते हैं, क्या जानते हैं, आपका फोकस क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है, यह सब आप पर निर्भर है। और अगर बचपन में आपने सब कुछ सही दिशा में सीखा है तो सब कुछ करने का एक समय होता है और आप समय से करेंगे, सब कुछ करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए भी लाभदायक होगा और कहीं से भी समाज के लिए किसी भी स्टेज में आप बाधा नहीं बनेंगे। जब पढ़ने का उम्र है उस समय अगर आप रंगदारी करने लगेंगे, उस समय बदमाशी करने लगेंगे, समाज में परिवार में लोगों को तंग करने लगेंगे, तो फिर तो आपकी आदत बिगड़ जाएगी ना। और फिर कोई भी सही काम जो सही समय पर होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा। आपके जीवन में लक्ष्य निश्चित रूप से होंगे, लेकिन लक्ष्य को निर्धारित करना ही काफ़ी नहीं है, बहुत दूर तक आपको उसका पीछा करना होगा, उसमें लगा रहना होगा और आपकी मेहनत, आपका लगन, आपका प्रयास अगर उसके साथ मैच करेगा तभी आप अपने आप को उसके निकट पाएंगे। नहीं तो लक्ष्य तो सबका बड़ा बड़ा होता है। लक्ष्य के मामले में कोई छोटा लक्ष्य नहीं रखता, लेकिन जो उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते हैं उसका जो डिमांड है, उसका जो रिक्विजिशन है, उसको पूरा करते हैं, वो उसे प्राप्त करते हैं। जो पूरा नहीं करते, जो बीच में ही भटक जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं या दूसरी तरफ अगर उनका ध्यान बंट जाता है तो वैसी स्थिति में लक्ष्य भी आपसे दूर हो जाएगा। और फिर लक्ष्य जब आपसे दूर हो जाएगा
तो फिर तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, डिग्री आपके पास रहेगी। अब डिग्री लेने में भी अगर नॉलेज नहीं है, नॉलेज है भी अगर आप स्किल्ड नहीं है, अब तो कई बातों की ज़रूरत पड़ती है ना। जो किताबी ज्ञान आपने ले लिया किसी भी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में जो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका अगर आप विकास करेंगे तभी आप समाज और इंडस्ट्री की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। हर क्षेत्र में आपका स्कोप है, खासकर जो मैथमेटिक्स के छात्र हैं आप लोग, आपके लिए तो पूरी दुनिया खुली हुई है। आपका स्किल सबसे मजबूत होता है और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व जितनी जल्दी मैथमेटिक्स के छात्र करते हैं, उतनी जल्दी किसी विषय के छात्र नहीं करते। आप कहीं भी जीके में चले जाइए, एप्टीट्यूड टेस्ट है या किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव है, उसमें सबसे अधिक मदद मैथमेटिक्स से मिलती है। और आपका जो विषय है, आपकी जो भाषा है, यह तो यूनिवर्सल है। पूरे विश्व में गणित की एक ही भाषा है। जो जोड़ हम इंडिया में करते हैं वही जोड़ यूएसए में भी है, यूएसएसआर में भी है, चाइना में भी है, जापान में भी है। इसलिए इतना यूनिवर्सल विषय है, इतना पॉपुलर विषय है। आप देखेंगे समाज में हर विषय के जानकार होते हैं, शिक्षक होते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स के शिक्षक होते हैं उनका नाम दूर दूर तक होता है। दूसरे विषय के जानकार भी होते हैं शिक्षक, लेकिन नाम मैथमेटिक्स वाले का ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपका जो विषय है उसके महत्व को समझें, उसके अनुरूप काम करें, उसके अनुसार अपना लक्ष्य तय करें और जीवन में आगे बढ़ें। अगर आप नियमित रूप से आएंगे, कक्षा में शामिल होंगे, मन से पढ़ाई करेंगे, तो मेरा यह दावा है कि अगर आप 3 साल में अगर ये डिग्री लेना चाहें तो निश्चित रूप से आपको यह डिग्री मिल जाएगी। और जब आपको डिग्री मिलेगी तो मेरे ख्याल से अधिकांश दरवाजे आपके लिए खुले होंगे। तो इसलिए मैथमेटिक्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही व्यवहारिक रूप से उपयोगी सब्जेक्ट है, क्योंकि जोड़ घटाव गुना भाग की ज़रूरत तो हर विषय वालों को है, अंग्रेजी के हों, पॉलिटिकल साइंस के हों, हिस्ट्री के हों, उनको जो मिनिमम मैथमेटिक्स है ज़रूर आनी चाहिए। और अब तो मोबाइल भी बहुत मदद करता है उस काम में हम लोगों को। हम लोग अपना दिमाग कम चलाते हैं, तुरंत मोबाइल में कैलकुलेटर खोल लेते हैं। और अगर आप पुराने लोगों के संपर्क में होंगे, अब तो शायद बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं, जो लोग सवाई, डेढ़ा, दुगुना, ढाई, पौने 3 वाला जो पहाड़ा होता है, अब आप उनसे अगर पूछेंगे तो आप जब तक कैलकुलेटर निकाल के मोबाइल खोलेंगे, मोबाइल खोल के, तब तो वो आपको बता देंगे कि इसका परिणाम ये होगा। उस समय तो कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई मोबाइल, कोई इंटरनेट, कुछ नहीं था। तो इसलिए आपका विषय बहुत ही उपयोगी है। आप प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में नामांकित सभी छात्र हैं। और जैसा कि हमारे सुधांशु जी ने आपको बताया कि इस महाविद्यालय का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस विश्वविद्यालय में कोई भी महाविद्यालय ऐसा होगा, इस मामले में इतना गौरवशाली और रिच होगा जितना टीपी कॉलेज मधेपुरा है। इसलिए कि हमने देखा कि कई कुलपति यहीं के लोग हुए हैं। ऐसे भी शिक्षा के मामले में काफ़ी दिनों से, और ख़ास के
कीर्ति बाबू की जब मैं भी बात सुनता हूँ और उनके लगन, उनकी तपस्या को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही किसी इलाके में ऐसा बिरला पुरुष होगा जिसने इतना काम किया होगा शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह उच्च शिक्षा हो, हाई स्कूल की शिक्षा हो, स्कूली शिक्षा हो। आप देखेंगे चेहरे से ही ऐसा लगता है कि आदमी संत है पूरी तरह से। एक ही काम जीवन में इसके लिए सबसे आगे था, शिक्षण संस्थानों को खोलना। आज पैसा तो बहुतों के पास है, पिछले दशकों में बहुत लोगों ने कॉलेज खोले हैं, लेकिन वह कॉलेज कम है और बिजनेस ज़्यादा है। इनके दिमाग में वह बात नहीं थी। पहले जब कभी भी कॉलेज या महाविद्यालय खुलते थे तो सामाजिक सहयोग से खुलते थे, और जब भी कोई भी संस्था अगर सामाजिक सहयोग से खुलेगी तो कहीं न कहीं समाज का उस संस्था से जुड़ाव होता है, लगाव होता है, और वैसी संस्था हमेशा आगे बढ़ती है। और मैं समझता हूँ कि टीपी कॉलेज उस मामले में बहुत ही धनी है। आने वाले समय में भी इसमें ऐसे ऐसे लोग होंगे जो इसका नाम रोशन करेंगे, विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। अतः अंत में मैं आप सबों से एक ही निवेदन करूँगा कि अब तो जैसा कि मालूम हुआ कि गुड्डू जी आपके यहाँ फुल टाइमर हो गए हैं, सप्ताह में 7 दिन कहिए, कोई समस्या अगर संडे को भी होगी तो आप इनसे संपर्क करके उसका समाधान कर सकते हैं। तो आप उसका लाभ उठाएं और क्लास में आप नियमित रूप से आएं, क्योंकि यह ऐसा प्रश्न है जिसका हल या समाधान बिहार में कम से कम 40 वर्षों में इसका समाधान नहीं ढूंढा गया, कोई समाधान नहीं है। अभी मैं आया हूँ एक महाविद्यालय से घूमकर, 2 लड़के, एक लड़के, मैंने पूछा नामांकन कितना है, 50, 60। अभी आप ही का विषय था, बुरा नहीं मानेंगे। हमने पूछा, मैं वहाँ गया तो एक लड़के थे, टीचर पढ़ा रहे थे उनको। हमने पूछा नामांकन कितना है, उन्होंने कहा सर 52 है। हमने कहा कि आप मैथमेटिक्स के आदमी हैं, आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा, हमको कुछ नहीं कहना है इसमें। तो यह जो स्थिति है, हालांकि ऐसा नहीं है कि यह स्थिति अचानक हो गई है। मुझे तो इस शिक्षा क्षेत्र में आए 41 वर्ष हो गए, उतना शायद आप में किसी को उम्र भी नहीं होगी 41 वर्ष, कोई नहीं होंगे 41 वर्ष के। लेकिन मैं 41 वर्षों से कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। यह गिरावट भी धीरे धीरे आई है और इसमें किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हमारी तरफ से भी कमियां हुई होगी और आपकी तरफ से भी कमियां हुई होंगी, लेकिन परिणाम तो सबों के सामने है। और परिणाम का जहाँ तक सवाल है तो हमसे ज़्यादा अधिक समाज भुगत रहा है उसका परिणाम। तो इसलिए इस स्थिति में सुधार होना चाहिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी उपस्थिति बढ़नी चाहिए और आप लोग कक्षा में आए, यह मेरा आग्रह होगा। बल्कि आप मैथमेटिक्स के हैं और भी सभी विषय के छात्रों से मेरा यह अनुरोध होगा कि नियमित रूप से कक्षा में आए, शिक्षक के साथ सहयोग करें। शिक्षक क्लास में आते हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ भी, अन्य महाविद्यालयों में भी। तो इसलिए आपको अपने में जिज्ञासा पैदा करनी होगी, पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ानी होगी, क्योंकि आपका समय पढ़ने के अलावे भी और कई बेकार कामों में चला जाता है। ऐसा आप खुद सोचें, सुबह से लेकर शाम तक आपका समय कैसे बीतता है। अगर आप रात में 5 मिनट के लिए इस पर अगर सोचेंगे तो आपको लग जाएगा कि इस काम को करना चाहिए, इस काम को नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने लिए थोड़ा समय निकालिएगा, सिर्फ आप जो करते हैं उस पर सोचिए। धीरे धीरे जो भी नकारात्मक बातें हैं वो आपकी आदत से बाहर हो जाएंगी, सकारात्मक बातों का प्रवेश होगा, आपका सोच
सकारात्मक होगा, आप जीवन में सकारात्मक कार्य करेंगे और इसी तरह से आप सदा आगे बढ़ते रहेंगे। आपके लिए मेरी सारी शुभकामनाएं हैं, सारा आशीर्वाद है। और पुनः एक बार आयोजक महोदय को सबों को विशेष रूप से धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आभारी हैं आपके इन प्रेरणादायी वचनों के लिए। और जब आप बोल रहे थे तो वह आप नहीं बोल रहे थे, बल्कि आपका अनुभव और आपका ज्ञान बोल रहा था। तो आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए सबसे पहले हम जोरदार तालियों के साथ आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सचमुच यह गौरव की बात है कि आप जैसे शिक्षक आज हमारे इस कार्यक्रम में आए। और मैं इन मैथमेटिक्स के अपने विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं, जैसा कि सर ने बताया, तो आपके जो विभागाध्यक्ष हैं उनकी उम्र का 2 गुना से एक अधिक है सर की उम्र, और आपकी उम्र से 5 गुना। जिस मैथमेटिक्स सवाल बनाते हैं ना कि किसी का उम्र जो है एक्स के उम्र के 2 गुने से एक अधिक है, और कैसे कैसे होता है, खैर हमको भूल गया हूँ। मैं भी मैट्रिक में मैं बहुत अच्छा मैथमेटिक्स जानता था, लेकिन उसको धीरे धीरे मैं भूल गया। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, एक लेमार्क है, उसका सिद्धांत है, मैंने पढ़ा था मैट्रिक वगैरह में, इंटर वगैरह में, कि जिस अंग का हम जितना उपयोग करते हैं उसका धीरे धीरे विकास होता है, और जिसका उपयोग नहीं करते हैं वो धीरे धीरे उसका अंत हो जाता है। तो मैं मैथमेटिक्स का उपयोग मैंने करना कम कर दिया, तो लगता है धीरे धीरे खत्म हो गया है वो। लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके शिक्षक का जब जन्म से करीब 6-7 साल पहले से सर शिक्षक हैं। आपके विभागाध्यक्ष के जन्म के 6-7 साल पहले से सर शिक्षक हैं, और मेरे भी जन्म से कुछ दिन पहले से सर शिक्षक हैं। और इनका लंबा अनुभव है, और 65 वर्ष की उम्र में भी आपने देखा कि किस तरह की ऊर्जा और किस तरह का अध्ययन है इनका, कि आज भी जब दिन भर यहाँ थक करके विश्वविद्यालय के तमाम प्रशासनिक व्यस्तताओं के बीच तमाम कार्य करके जब 7 बजे 7:30 बजे घर पहुँचते हैं, पूरा थक करके, ये यात्रा कितनी दुखद है, रोड पता नहीं इधर ठीक हुआ कि नहीं, कितना ख़राब है सहरसा का रोड। उससे जाकर जब वहाँ पहुँचते हैं तो चाय पानी करने के बाद जो पहला काम करते हैं तो कंप्यूटर और लैपटॉप खोल के आलेख लिखना शुरू करते हैं, और सबसे पहले अपना आलेख तैयार करते हैं, उसके बाद ही भोजन करते हैं। तो ये इनकी प्रतिबद्धता है, ये इनकी नियमितता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कमिटमेंट, किसी भी चीज़ के प्रति। अगर आप उसमें अच्छा बेहतर करना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपको उसे नियमित करना होगा, लगातार करना पड़ेगा। और मैं इसे आपको व्यक्तिगत अनुभव से भी अब बताना चाहता हूँ। मैं बहुत ही तेज़ था मैथमेटिक्स में, लेकिन मेरी आदत थी जो हिसाब एक बार मैंने बना दिया उसको फिर दोबारा नहीं बनाता था। तो मुझे ओवर कॉन्फिडेंस रहता था कि अब इसको क्या बनाएंगे, उसको तो मैं बना चुका हूँ। तो होता क्या था, सचमुच में बना देता था, प्रत्येक दिन जब भी कोई पूछता था मैं बना देता था, लेकिन परीक्षा में वो हिसाब में भूल जाता था। एकदम परीक्षा के पहले तक मैं एक बार जिस हिसाब को मैंने बना दिया वो हिसाब में बना देता था। और मेरे मामा जी वो प्रत्येक दिन हमसे पूछते थे, आधा हिसाब से पता है ना मैंने कि एक्स का ये है, पूरा हिसाब नहीं बताना पड़ता था उनको, आधा बोलते बोलते मैं उनको बना करके उत्तर दे देता था। मैं समझ जाता था वो कौन सा सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन परीक्षा के दिन वो भूल जाते थे, क्योंकि मैं उसे अभ्यास नहीं करता था। दोबारा मैं किसी भी हिसाब को, कोई भी चैप्टर को दोबारा बनाता ही नहीं था। अब क्यों बनाएंगे, वो तो खत्म। एक बार, जैसे अभी भी मेरी आदत है, जो किताब एक बार पढ़ लिए तो वो तो पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर आपको उसमें एक्सपर्टीज लाना है, अगर आपको बेहतर करना है, तो आपको उसे बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, उसको आपको नियमित बनना पड़ेगा, तभी होता है। आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान में कब लड़ाई होती है? रोज तो लड़ाई नहीं होती है सीमा पर, लेकिन
हमारे जो सैनिक होते हैं वो प्रत्येक दिन अभ्यास करते हैं। हमको लगता है कितना गोली बर्बाद हो गया, नहीं, हमारा इतना जो गोली बारूद छोड़ रहा है, रोज दौड़ रहा है, रोज दौड़ने की क्या जरूरत है? जिस दिन लड़ाई होगा उस दिन दौड़ेंगे, नहीं तो वो दौड़ ही नहीं पाएगा। अगर वो सैनिक प्रत्येक दिन अभ्यास नहीं करेगा, वो लेमार्क का भी मैंने सिद्धांत बताया, अगर प्रत्येक दिन आप दौड़ने का अभ्यास नहीं करेंगे तो जिस दिन दौड़ने की आवश्यकता पड़ेगी उस दिन आप नहीं दौड़ पाएंगे, ये पक्का है। इसलिए वो अभ्यास करता है, प्रत्येक दिन वो 25-50 राउंड गोली चलाता है ताकि जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन वो गोली चला सकेगा। तो अभ्यास जो है वो जीवन में बहुत जरूरी है। तो सर की ये सबसे बड़ी खासियत है कि एक भी दिन, चाहे बारिश हो, पानी हो, कुछ भी हो, नहीं होता है कि इनका वो आलेख, एक छोटा सा आलेख नहीं प्रकाशित होता हो। तो नियमितता जो है ये जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं सर, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और साथ ही साथ आपसे अनुरोध भी करता हूं हमारे अन्य कार्यक्रमों में भी आप समय निकाल कर हम सबों का मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे। आपके प्रति बहुत बहुत आभार। और मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में आज के हमारे इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष, जो कि हमारे आज के इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य भी हैं, मैं उनको बुलाऊं, लेकिन उसके पहले मैं जरूर आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने महाविद्यालय के नियमित प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव सर के प्रति, जो कि हमारे विश्वविद्यालय द्वारा ही निर्धारित एक विशेष कार्यक्रम में अभी हमारे पास, हमारे बीच नहीं है, एक कॉलेज चले गए हैं निरीक्षण के लिए, लेकिन उनका जो हमेशा मार्गदर्शन रहता है, जो उनका मोटिवेशन रहता है, वही हम शिक्षकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और मैं बराबर बोलता हूँ कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने किसी कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया हो और उन्होंने न कहा हो। आज तक कभी भी हमेशा तैयार रहते हैं महाविद्यालय के हित के लिए, और हम खास करके विद्यार्थियों के हित के लिए। तो मैं उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर के प्रति, और उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे महाविद्यालय के अर्थपाल महोदय, जो कि अंग्रेजी के सम्मानित शिक्षक हैं। और मैंने राजकुमार सर के बारे में जिन विशेषताओं की बात की है, उनमें से कई गुण आप भी धारण करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शायद ही महाविद्यालय का कोई शिक्षक हो जिनके साथ आप आएंगे तो आपको कुछ एकेडमिक चर्चा करने को मिलेगी। जिस भी शिक्षक से मैं मिलता हूं, चाहे वो नए शिक्षक हो कि पुराने शिक्षक हो, आप उनसे मिलेंगे तो बात यही होगी कि सैलरी कम मिलेगी, या मेरा फलाना आवेदन भेजे थे रजिस्ट्रार साहब को, अभी तक नहीं हुआ ये काम। लेकिन एकमात्र शिक्षक मिथिलेश कुमार अरिमर्दन है जिसके पास अगर मैं 2 मिनट भी बैठता हूं तो वो किसी हिंदुस्तान के किसी अखबार की बात या किसी फलाने आर्टिकल की बात करते हैं, किसी विचारोत्तेजक आलेख की बात करते हैं। यह सर आपकी प्रतिबद्धता है एकेडमिक्स के प्रति। मैं आपके प्रति सादर आभार व्यक्त करता हूं, और तालियों के साथ आपको आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर मिथिलेश कुमार अरिमर्दन सर। आप सबों से अनुरोध है कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का एक बार फिर से तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संचालक, सफल संचालक डॉक्टर सुधांशु शेखर जी को। इस आयोजन के मुख्य आकर्षण, उद्घाटनकर्ता माननीय प्रभारी कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार सिंह साहब, आपके विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गुड्डू कुमार जी, छात्र छात्राओं, आज के इस आयोजन से मैंने कुछ सीखा है, मैंने कुछ अनुभव किया है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आते ही मंच पर आया, आपको देखा,
आपका धैर्य, आपका तेज, आपकी जिज्ञासा के रूप में उभर कर छलक कर सामने आ रही थी। और आपकी जो ये जिज्ञासा है, इसके पीछे यदि कोई एक व्यक्ति है तो एक सफल शिक्षक आपके प्रोफेसर गुड्डू कुमार जी हैं। आज मैं अखबार देख रहा था, उसमें आज आपने सुना होगा देवानंद का नाम, फिल्म सिने स्टार है, जरूर सुना होगा आपने। उनकी जन्म शताब्दी है का दिन है, आज वर्ष है 26 सितंबर 1923 को उनका जन्म हुआ था। आज से 3 दशक पहले, 2 दशक 3 दशक पहले सिने जगत में वो छाए रहे। उनके साथ एक समय था जब 30 रुपये लेकर वो मुंबई पहुंचे थे। ढेर छोटे सारे कामों को करते करते उस मुकाम को उन्होंने हासिल किया। जाने दीजिए इन सारी बातों को। उनके जीवन से जुड़ी हुई जो एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति थी उस लेख में, वह था जिंदा विद्यालय। अब हम इसको समझ सकते हैं, समझ लेने की जरूरत है। जिंदा विद्यालय क्या होता है? अभी हमारे बीच उपस्थित हमारे माननीय डॉक्टर राजकुमार बाबू, प्रोफेसर राजकुमार बाबू ने बड़ी ही अच्छी बात कही। पिछले कुछ दिनों से शिक्षक और छात्र की दूरी बढ़ती चली गई। ढेर सारे कारण थे उसके, हमारी भी गलतियां थी, आपकी भी गलतियां थी। उस बहस में जाने की जरूरत नहीं है। तो जिंदा विद्यालय से मैंने यही समझा कि विद्यालय का जो अर्थ है उसको अपने में उतारना। शिक्षक और छात्र, विद्यालय की व्यवस्था, मैं तो समझता हूं हमारे आज के माननीय प्रभारी कुलपति महोदय ने इतनी सारी बातें, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको कही। एक मोटिवेशनल स्पीच इनका, एक गार्जियन के रूप में स्पीच इनका। आप इनके विद्यार्थी हैं। आपने यदि ध्यान से सुना होगा तो किस तरह क्रमबद्ध आपको अपने जीवन के शुरुआत से लेकर शिखर तक पहुंचने की जो रास्ता इन्होंने दिखाया, उसकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूं उस कड़ी की, उस क्रम की, वो कम होगा। तो जिंदा विद्यालय हमारे गुड्डू सर, जो हमारे इस मुहिम की, इस शिक्षा प्राप्त करने की जो एक मुहिम हमारे बीच है, उसको किस तरह से इस आयोजन से, क्लास के आयोजन से, गणित की महत्ता से जो इस्टेब्लिश करने की जो इनकी मंशा है, शायद उनको भी पता नहीं होगा। लेकिन चूंकि वो अच्छे
छात्र रह चुके हैं, नियमित छात्र रह चुके हैं। पढ़ाई का महत्व उन्होंने समझा है, उसको पढ़ाई का महत्व उन्होंने पढ़ाई को महत्व दिया है और उसको जीने का काम किया है। शायद इसी प्रेरणा से वो जो कर रहे हैं वो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा हो गया है। अभी चर्चा हमारे बीच हुई, यहाँ हमारे सुधांशु सर ने बताया आप लोगों को, और भी 14 विषय, गणित को छोड़ करके और भी 14, कुल 15 विषयों की पढ़ाई होती है। और किसी विषय में ये सत्रारंभ दीक्षारंभ की नहीं होता है। ये दुखद है, होना चाहिए। इस सत्रारंभ से, इस दीक्षारंभ से हमें, हम सबों को, हम सब विषय के छात्रों को और शिक्षकों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम इसको समझ सकते हैं। किसी भी कार्यक्रम, किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए उसको हम वार्म अप होते हैं, हमारा माइंड सेटअप होता है। आज तो इतनी अच्छी चर्चा आपके बीच में हुई, मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक चर्चा है और विद्वतापूर्ण चर्चा है। जो कोर्स, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो इंसर्ट किया गया है, ये लॉन्च किया गया है, जिससे हम अपरिचित हैं। अभी गुड्डू सर आपको बाद में भी सिलेबस पर पूरी तरह चर्चा करेंगे और सर ने पूरी तरह चर्चा कर दी। इसके सारे ऑप्शन पर आपका ध्यान आकृष्ट किया। इसमें कितनी सारी सुविधाएं हैं, इसलिए इसको भारी नहीं समझना है, इससे डरना नहीं है। इसने हमारे जीवन को इन ए सेंस सहज किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फिर ऑप्शन। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन है वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है। अब हम उसको किस तरह से जीवन में उतार पाते हैं वो हम पर डिपेंड करता है। सर ने बार बार कहा, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं, सारा ज्ञान सब बिखरा हुआ है। अब ज़रूरत है उसको समेटने की, उसमें स्किल डेवलप करने की। जो आपके हिस्से का काम है वो आप पर निर्भर करता है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। तो छात्रों, छात्राओं, मैं समझता हूँ उनकी चर्चा से आपने सिलेबस को भी समझ लिया होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात जो हमारे मंच संचालक डॉक्टर सुधांशु शेखर जी ने आप लोगों को बताई, आप लोग इस तरह से समझिए। इन्होंने इस महाविद्यालय का इतिहास, भूगोल बताया, इसमें पढ़ने वालों के बारे में चर्चा की, इसमें जो शिक्षक थे उनकी चर्चा की, और फिर वो किस तरह से ऊंचे शिखर पर पहुंच सके। तो इस महाविद्यालय का जो गौरवशाली इतिहास है उससे भी हमें प्रेरणा लेने की बात इन्होंने कही, चर्चा की। इसलिए आप इस तरह समझें, जो उसकी चर्चा हमारे सर क्यों कर रहे हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। हमें आगे जाना है तो महापुरुषों की जीवनी को देखना है, उनसे प्रेरणा लेना है, उसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है और हम उतार सके ऐसा हमारा सदा प्रयास होना चाहिए। तो इस महाविद्यालय का इतिहास, भूगोल और फिर हमारे माननीय प्रभारी कुलपति का मोटिवेशनल स्पीच, मैं समझता हूँ ये आपके जीवन में एक यादगार मीटिंग के रूप में होगा। आप अपने को इवैल्यूएट करेंगे, ढेर जगह आपको मौका मिलेगा, आप जाएंगे, लोगों को सुनेंगे। लेकिन आज, और मैं ये साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ, पिछले कुछ दिन पहले जब मेरी पहली मुलाकात इनसे हुई और बातचीत हुई, तो मुझे लगा कि ये इस संपूर्ण विश्वविद्यालय में शायद अकेले हमारे सर हैं जो एकेडमिक हैं।
और ऐसे कोई नहीं है जो इनकी रुचि, जो इनका रुझान, जो इनकी जीवन पद्धति है, किसी में मैंने नहीं देखा। अभी अभी हमारे सुधांशु सर ने कहा जो इनकी 25वीं पुस्तक जो है अभी पब्लिश होने वाली है, जस्ट पब्लिश होने वाली है। अब देखिए, इन्होंने इशारा किया आपको, जो हम जिस काम के लिए हैं, जो वक्त है, जिसका जो काम है, उसका हम पूरा सदुपयोग करें। वक्त निकल जाने के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। सर विद्यार्थी के रूप में, शिक्षक के रूप में जो करना चाहिए वो करते रहे, और उसी का फलाफल है जो आज इतनी ऊंचाई को वो प्राप्त कर सके। एक दिन सर का यह स्थूल शरीर हमारे बीच नहीं होगा, लेकिन उनका यह स्पीच, आज का स्पीच, और फिर उनकी पुस्तकें, और उनकी पुस्तकों में जो ज्ञान की बातें हैं, वो सदा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। हम उसको भूल नहीं सकते, ये हमारे बीच सदा रहेंगे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात आज कही, शायद आप लोगों को भी मालूम नहीं होगा, मेरा भी ध्यान इस बात पर नहीं गया था। मैं उसके लिए मैं सर को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि आपका विषय तो अनोखा है, अद्वितीय है, पूरी दुनिया में इसकी भाषा एक है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ये एक ही तरह रन करता है, एक ही तरह चलता है, और सब में जो है उसमें ढेर सारे ब्रेकेज हैं, लेकिन इसकी खासियत देखिए। अब इसको जीवन में उतार लेने की जरूरत है और विशेष बन जाने की जरूरत है। अभी सुधांशु सर ने अपनी रुचि बताई मैथमेटिक्स को लेकर के। भले ही सुधांशु सर जी मैथमेटिक्स भूल गए हैं, मैं भूल गया हूँ, और कोई भूल जाए, लेकिन मैथमेटिक्स की जो एक संगीत है, इसका जो एक लय है, इसका जो एक रिदम है, वह चलता रहता है। दृश्य अदृश्य हमारे जीवन में हम उसी से चालित होते हैं। हम ना समझें अलग बात है, लेकिन वो फंक्शन करता है पूरी प्रकृति में। वो फंक्शन, यह गणित ही है जो आज हम चंद्रयान पर जा सके। आज हम सूर्य का अध्ययन करने के लिए हमारा रॉकेट निकल चुका है, और सारे विषय जो हैं समझिए कि जो उसी से निकला हुआ है, उसके रंग अलग अलग है, लेकिन मूल रूप से सारा विषय गणित है। साहित्य भी गणित है। अब जैसे देखिए कैसे साहित्य गणित है, जैसे किसी पुस्तक का नाम देखिए, उसके ऊपर में लिखा रहता है, एक शब्द होता है, दो शब्द हो सकते हैं, तीन शब्द होते हैं। पुस्तक इतनी मोटी है, तो उस शीर्षक का इलेबोरेशन हम उसमें पाते हैं, उसके अंदर पाते हैं, पूरी तरह से चैप्टराइजेशन होता है, कंक्लूजन होता है। लेकिन फोकस कहाँ होता है? पुस्तक के उस शीर्षक पर। उसकी पूरी थ्रेशिंग होती है उस मोटे सी पुस्तक में। जैसे आपका कोई सूत्र होता है, एक छोटा सा होता है, एक लाइन का होता है, दो लाइन का होता है, लेकिन आप 3-4 पन्नों तक उसको स्टेप वाइज उसको तोड़ते चले जाते हैं, और फिर अंत में क्या होता है, तो वो आपका शुरू का जो वो सूत्र होता है और लास्ट में जो आप प्रूव करते हैं, वो दोनों मिल जाता है। बीच की जो स्टेपिंग होती है, इसी को सिद्ध करने के लिए होती है। तो साहित्य भी, फिलॉसफी भी, और भी जितने डिसिप्लिन हैं, पॉलिटिकल साइंस है या जो भी डिसिप्लिन है, हिस्ट्री है, सारा का सारा गणित है। जब हम इसकी गहराई में, इसको गहराई से झांकने का, जानने का प्रयास करेंगे, तो इस सच्चाई से हम मुकर नहीं सकते। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सर की बात को दोहराना चाहूँगा कि आप नियमित रूप से क्लास आएँ, अपने साथियों को भी क्लास आने के लिए प्रेरित करें और इस मुहिम को आगे ले जाएं,
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए हम आपके आभारी हैं। आपने बिल्कुल सही बताया कि गणित हम सबों के जीवन से जुड़ा हुआ है, और चाहे हम किसी भी विषय का अध्ययन क्यों नहीं करते हों, हमें गणित की आवश्यकता होती है। और मैं देखता हूं कि हमारे बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं, बहुत सारे हमारे दार्शनिक हुए हैं, डेकार्ट, स्पिनोजा, लेबनिज, थेलीज, बड़े बड़े जितने भी दार्शनिक हैं वो सभी कहीं ना कहीं पहले मैथमेटिशियन हुआ करते थे और बाद में वो फिलॉसफी के क्षेत्र में आए। बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं, और हमारे कई दार्शनिकों ने जिस भाषा की बात हमारे राजकुमार सर कर रहे थे, तो मैं देखता हूँ कि हमारे कई दार्शनिकों ने यह कोशिश की है कि दर्शन की भाषा भी मैथमेटिक्स की तरह यूनिवर्सल हो सके। वो संभव तो नहीं है, लेकिन उन दार्शनिकों ने कोशिश की कि ताकि जो समस्याएं होती है, जो अस्पष्टता की समस्याएं होती है, वो समस्याएं दूर हो, और जो भ्रम की स्थिति होती है वो दूर हो। वो कई दार्शनिकों ने यह माना कि वो तभी दूर होगा जब दर्शन की भाषा भी मैथमेटिक्स की तरह यूनिवर्सल होगी, क्योंकि 2 और 2 जब मिल के 4 होता है तो ये सभी जगह होता है, लेकिन दर्शन के क्षेत्र में ऐसा नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे हमारे दार्शनिकों ने यह कोशिश की है कि हम दर्शन की भाषा को भी मैथमेटिक्स के अनुकूल बनावें। और पॉलिटिकल साइंस तो पूरा गणित ही है, आप लोग सभी जानते हैं कि बिना गणित के जोड़ घटाव के कि कितना विधायक को खरीदेंगे तो सरकार बनेगी, कितना सांसद को बेचेंगे तो क्या होगा, तो वो तो पूरा मैथमेटिक्स है ही, और वही पूरा हमारे जीवन को तय करता है। तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आप लोग मैथमेटिक्स में आपने नामांकन किया है। आपने एक तो सबसे आप भाग्यशाली हैं कि आप, हमारा ये देश जो है आप सभी जानते हैं कि एक गरीब देश है, और आपके हमारे जैसे बहुत कम खुशनसीब हैं जिनको कि कॉलेज का दर्शन होता है। सबसे पहले तो बहुत लोग, कम लोग खुशनसीब हैं जो जन्म ले पाते हैं। हमारी बहुत सारी जीव जन्म लेने के पहले ही गर्भ में ही मार दी जाती है, भले ही वो लड़की क्यों न मारी जाए, लड़का नहीं मरता है लेकिन जन्म लेने का ही अवसर नहीं मिल पाता है। तो आप भाग्यशाली हैं कि आपको जन्म लेने का अवसर मिला, पहली बात। दूसरी बात कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे आज जो है बाल श्रम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, होटलों से लेकर के तमाम जगहों पर काम कर रहे हैं। तो आप वहाँ नहीं हैं, आपको पढ़ने का अवसर मिला, आप ये सौभाग्यशाली हैं। मैट्रिक पास नहीं कर पाता है सभी हमारे देश के बच्चे, आपने मैट्रिक पास किया, आपने इंटर पास किया और आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, तो आप और भी सौभाग्यशाली हैं। और उसमें भी बहुत सारा कॉलेज है हमारा बी एन मंडल विश्वविद्यालय में, लेकिन उसमें आप टीपी कॉलेज में आए हैं तो आप उसमें और सौभाग्यशाली हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि टीपी कॉलेज में भी बहुत सारा विषय है, मेरा भी विषय है, कोई विद्यार्थी नहीं आता है, लेकिन आप जो है उसमें भी आपने मैथमेटिक्स लिया है, तो आप ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। तो इस सौभाग्य के लिए मैं आप सबों को बधाई देता हूं, आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं, और माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से आज के इस कार्यक्रम ही तत्काल इस सत्र के संपन्न होने की घोषणा करता हूं। आपका पीपीटी प्रेजेंटेशन गुड्डू सर